नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL Tier 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 13 दिसंबर को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 38 बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो वन वर्ड का था, ठीक है। और स्टेटमेंट बोला गया था अ पोल, एक तरीके से पोल होता है, पोल टेकन ऑफ वोटर्स लिविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर प्रोडिक्टिंग द विनर्स, ठीक है। तो विनर्स को प्रोडिक्ट करने के लिए जो पोल कराते हैं उसे क्या कहते हैं? कंसेंसस कहते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं, सेंसस कहेंगे या एग्जिट पोल कहेंगे? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिट पोल होता है वो। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति होती है, और रिजल्ट्स का मतलब आपका परिणाम, नतीजा होगा। सेंसस का आपका जनगणना होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट में दिया गया था मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी बताना था। इंटेंस का मतलब तीव्र होगा, इंटेंसिटी शो कर रहा है ये, जिसके लिए आप अक्यूट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहला थ्रिफ्टी था, दूसरा मॉडरेट था, तीसरा स्टेटली, चौथा आपका लेविश था। थ्रिफ्टी का मतलब आपका क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी का मतलब आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा, फ्रूगल हो जाएगा। मॉडरेट का मतलब आपका जो है नीदर बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस में हो और ना बहुत कम हो, तो ये संयमित हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा था। स्टेटली जो दिया गया है इसका मतलब जो है बहुत ही इंप्रेसिव टाइप का होता है। और लैविश का मतलब आपका क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वेंगट हो जाएगा, बहुत ही थ्रिफ्टी हो जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, थ्रिफ्टी नहीं, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, लैविश हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा वेंगट हो जाएगा। यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी थी। यहाँ दिया गया था स्टेटमेंट यूजुअली, यानी अक्सर, या फिर कह सकते हैं प्रायः या अधिकतर। यूजुअली जो है राथीज हैज़ नॉट टेक पार्ट इन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला वर्ड लिखा गया है यूजुअली, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोला गया था कि टेक पार्ट इन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स, इस तरीके के इवेंट्स में वो टेक पार्ट नहीं करते या करता। कारण दिया गया था उसका शेड्यूल बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। यहाँ पर जो आपका टेंस यूज़ किया गया है, यहाँ पर हैज़ेंट, हैज़ नॉट लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस लिखा गया है, ठीक है। बट अगर जो परफेक्ट टेंस देखेंगे, मीनिंग, अगर जो मीनिंग देखें, यहाँ पर लिखा गया था यूजुअली, वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। नहीं करता है इसमें आपका सेंस हो रहा है इस तरीके के इवेंट्स में, क्योंकि उसका शेड्यूल बिजी है, ठीक है। या नहीं कर चुका था, तो ये आपका चुका था वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टेंस है वो टेंस वाली एरर है यहाँ पर। यहाँ पर जो आपका होना चाहिए प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका हैज़ नॉट नहीं होता है। आप अगर जो नेगेटिव बनाएंगे तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं डज नॉट, ठीक है। यूजुअली राथेज डज नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ इवेंट्स, इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ऑफ इवेंट्स हिज बिकॉज ऑफ, कारण दिया गया है, हेक्टिक शेड्यूल मतलब बिजी शेड्यूल है उसका। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर फिलअप बताना था। देयर वॉज अ डैश एक्सीडेंट लास्ट नाइट एंड द इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी वॉज अनेबल टू रेज हेल्प व्हेन शी कॉल्ड फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है। ये आपका दिया गया था। तो किस तरीके का एक्सीडेंट्स था यहाँ पर? गुफी था, ग्लूमी था, सीरियस था, हार्श था। गुफी का मतलब क्या होता है? फुलिश होता है आपका, एजेंट्रिक होता है, तो ये आपका नहीं होगा। ग्लूमी मतलब आपका सैड हो जाएगा, तो एक्सीडेंट सैड नहीं होगा। सीरियस मतलब जो है आपका गंभीर एक्सीडेंट था, तो ये आपका करेक्ट बन जाएगा। हार्श का मतलब कठोर होगा, तो ये भी नहीं था आपका। सी ने बताना था यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब फार अवे होता है, काफ़ी दूर हो जाएगा। फार साइटेड था, फार अवे था, फ्यूचरिस्टिक था और आपका फॉरवर्ड था। फार साइटेड का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी। और फार अवे का मतलब दूर होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचरिस्टिक का मतलब भविष्यवादी कह सकते हैं आप। और फॉरवर्ड का मतलब जो है अग्र हो जाएगा, आगे की ओर। इसमें जो है हमें क्या करना था? सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट, ये दिया गया था, ये डिस्कस अबाउट दिया गया था, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए एरर क्या है, ये वाला जो स्टेटमेंट दूसरा नो एरर वाला नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। गलत क्या है इसमें? देखिए गलत ये है कि जो आपका डिस्कस वर्ब होता है इसके साथ आपका अबाउट नहीं चलता है, क्योंकि उसमें ये वाला ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है, ठीक है। जैसे अवेट के साथ आपका फॉर नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए था, ये अबाउट यहाँ से हटना चाहिए था। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन देखिए, टू डिस्कस थ्रू रखा गया था, ये आपका थ्रू था, थ्रू द प्रोजेक्ट। दूसरे में था टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, ठीक है। थर्ड वाले में था टू डिस्कस ओवर द प्रोजेक्ट।
लास्ट में था आपका टू डिस्कस बियॉन्ड द प्रोजेक्ट, तो आपका करेक्ट जो था आपका सेकेंड वन था टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। सब्स्टिट्यूशन बताना था, अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन को लेकर के जो स्टेटमेंट होता है फॉर्मल टेस्टिफाई करता है उसे क्या कहेंगे। डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, टेस्टिमोनियल और मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो आपका डॉक्यूमेंट तो आपका नॉर्मल उत्तर नहीं होगा। एफिडेविट आपका हलफनामा होता है जिसमें जो चीज़ें आप बताते हैं स्पेशली वो चीज़ें मेंशन करके बताते हैं कि ये सत्य हैं, ये ट्रू हैं, ठीक है। और बट यहाँ पर क्योंकि बोला गया फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाई करता हो कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन का, तो आपका करेक्ट आंसर टेस्टिमोनियल से ही आपका। और मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब जो हैंड पीस ऑफ राइटिंग हो जो हैंड से लिखा गया हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था यहाँ पर, आप चाहे स्टेटमेंट पढ़े फिर ऑप्शन देख लें, ऑप्शन देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। एंग्विश था, एक्सक्रूशिएटिंग था, एक्सेसरबेटिंग था और ट्रॉमेटिक था। तो एंग्विश आपका क्या होता है, पेन होता है, एगोनी होता है, वेदना होता है, आपका सही लिखा गया था। एक्सक्रूशिएटिंग का टॉर्चर सेंस होता है, तो ये भी आपका सही है स्पेलिंग। और एक्सेसरबेटिंग का मतलब क्या होता है, मेक समथिंग वर्स, ये आपकी स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग होती है जो वो EXA, ठीक है, फिर आपका CER होता है, तो ये ए के बाद आपका डायरेक्ट CER था, फिर BATING था, तो आपकी स्पेलिंग में आर यहाँ गलत बना था यहाँ पर इस वाले में, ठीक है, सॉरी उस वाले में नहीं, नीचे वाले में ये वाला आर आपका गलत था। ट्रॉमेटिक का मतलब आपका क्या होता है, शॉक सेंस में होता है, आघात होता है आपका, तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग था। फिर बताना था, एज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ मैनिपुलेशंस ऑफ स्कोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स द एस्पिरेंट्स डिमांडेड अ प्रोसेस टू इंश्योर दैस असेसमेंट ऑफ द सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर क्योंकि मैनिपुलेशन है, कुछ गड़बड़ी हुई है, घपलेबाजी हुई है स्कोर्स को लेकर के प्रीवियस एग्जाम्स में, इसलिए एस्पिरेंट्स क्या चाहते हैं, डिमांड किया उन्होंने कि प्रोसेस को इंश्योर करें कि असेसमेंट सिलेक्शन का डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिलो द विस्प होना चाहिए, होल्ड एंड कॉर्नर होना चाहिए, होल एंड कॉर्नर था, वेल ऑफ होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब कंप्लीटली ऑनेस्टली होता है, तो यहाँ पर आपका ऑनेस्टली होना चाहिए, यानी असेसमेंट बहुत ही जो है इंश्योर करना चाहिए कि बहुत ही ईमानदारी से असेसमेंट किया गया सिलेक्शन का। तो यहाँ पर आपका लास्ट वन सही था। बिलो द विस्प का क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। और होल्ड द कॉर्नर का क्या मतलब होता है, टू ट्राई टू, या फिर कह सकते हैं अटेम्प्ट टू अवॉइड पब्लिक नोटिस एंड सीक्रेट। वेल ऑफ का मतलब आपका काफ़ी जो है रिच सेंस होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो था फोर्थ वन था। फिर बताना था, द पार्टी वॉज अ डैश आर फॉर एवरी वन एक्सेप्ट मुकेश, तो मुकेश को लिख छोड़ करके पार्टी जो है डैश आर थी फॉर एवरी वन। वेलकम आर थी, हैप्पी आर थी, ड्राई आर थी, आपका ड्राई था, और ये आपका स्टेबल था। यहाँ जो करेक्ट होगा आपका वेलकम नहीं होगा, आपका हैप्पी होगा। द पार्टी वॉज अ हैप्पी आर फॉर एवरी वन। एक हैप्पी आर का मतलब वो भी होता है, अ हैप्पी आर का मतलब होता है आपका वो टाइम जब जो है अल्कोहल सस्ता मिलता है। पैसिव बताना था, सुमन वॉज टेकिंग अ नैप, तो यहाँ पर टेंस से लिमिट करते हैं। वॉज टेकिंग का मतलब क्या है, आपका कॉन्टीन्यूअस है, कौन सा है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो जब भी आपका पैसिव बनेगा तो इसमें वॉज और वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ एक चीज़ और रहेगी, वो आप क्या रहेगी, बीइंग रहेगी, और फिर थर्ड फॉर्म रहेगी। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म देखना है हमें किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में था वॉज बीइंग टेकन, ये आपका है, इसमें है ही नहीं वॉज बीइंग, इसमें भी नहीं है वॉज बीइंग, लास्ट वाले में बीइंग नहीं है, तो आपका फर्स्ट वन ही सही है। इसमें क्या करना, तो होल्ड वाटर का मीनिंग बताना था, रिपीटेड है आपका। डायल्यूटेड आर्गूमेंट था, अपीयर टू बी नो वैल्यू, स्टॉप एम्फसाइजिंग अ पॉइंट, अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, तो इसका करेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल। करेक्ट स्पेलिंग मेरा करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढना था, आप चाहे स्टेटमेंट पढ़ें या फिर यहाँ से कर लें। तो यहाँ पर करेंगे तो स्टिंग्स था, इकोलॉजिकल था, असेसमेंट था और कॉम्प्रहेंसिव था। स्टिंग्स का मतलब आपका सही स्पेलिंग है, इकोलॉजिकल की स्पेलिंग भी सही है, असेसमेंट में गलत है आपका, डबल एस होता है यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग भी आपकी सही थी। एंटोनी बता था यहाँ पर, कैकोफोनी, कैको का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड था बैड, तो फोनी का मतलब साउंड हो जाएगा, तो बैड साउंड हो जाएगा, जो आपका मधुर ना हो, अमधुर कह सकते हैं। इसके लिए पहला था हारमोनी, दूसरा था एलिमनी, तीसरा था बेडलैम, चौथा आपका यूफोनी, चूँकि हमें एंटोनिम चाहिए। तो सुमधुर होना चाहिए आपका, ठीक है, विच इज़ प्लीजिंग टू हियर सेंस होना चाहिए। तो हारमोनी जो रखा गया था इसका मतलब आपका सामंजस्य होता है, और प्लीजिंग टू ईयर भी होता है। एलिमनी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन के पश्चात जो है कपल्स के द्वारा जो दिया जाता है मनी, वो आपका एलिमनी होगा। बेडलम का मतलब आपका जो है क्लैमरस होगा, नॉइजी होता है, और यूफोनी का मतलब भी गुड साउंड होता है, नॉइज साउंड। तो इसमें दो दो ऑप्शन दिए गए हैं करेक्ट, इसलिए आपका ये वाला जो क्वेश्चन में दो आंसर हैं।
इसमें रीअरेंज करना था यहाँ पर अप्रैल, बैक इन अप्रैल पी में बोला गया था एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, क्यू में बोला गया था द टिलमैन सैंड रिच हेरिटेज प्रिजर्व, आर में बोला गया था आई वॉज विजिटिंग फैमिली इन साउथ कैरोलिना, एस में बोला गया था एंड माई ब्रदर एंड आई स्पेंड। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, देखिए हमें एक ये लास्ट में मिला है कि आई एंड माई ब्रदर एंड आई स्पेंड, ठीक है, एंड माई ब्रदर एंड आई स्पेंड एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, तो इसका मतलब एस के बाद आपका पी आएगा। तो किधर दिया गया एस पी, इसमें दिया गया, पहले वाले में दिया गया एस पी, सेकेंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में भी एस पी नहीं है, लास्ट वाले में एस पी नहीं है, तो आपका पहला ही सही है। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। आर पहले आएगा मतलब बैक इन अप्रैल आई वॉज विजिटिंग फैमिली इन साउथ कैरोलिना, फिर आपका एस था एंड माई ब्रदर एंड आई स्पेंड, फिर आपका पी था एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, कहाँ पर, क्यों बोला गया था द टिलमैन सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व, तो आपका करेक्ट है। क्या करना था, अंडरलाइन वर्ड का जो था वो एडवर्ब करेक्ट एडवर्ब बताना था। आई कंप्लीट फॉरगॉट हर बर्थडे एंड डिडंट नो हाउ टू मेक इट अप टू हर, तो कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पर, कंप्लीटली आएगा। तो एडवर्ब था आपका, पहला वाला भी नहीं था, सेकंड वाला भी नहीं था, थर्ड वाला भी नहीं था, लास्ट वाला आपका करेक्ट एडवर्ब था। डायरेक्ट बताना था यहाँ पर, माई टीचर फॉरबिड्स टू ट्रस्ट वंस रिलेटिव दिया गया था, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर दिया था टू ट्रस्ट, इसका मतलब आपका क्या है, ये आपका इम्पेरेटिव रहा होगा, मतलब इम्पेरेटिव मतलब वर्ब से स्टार्ट हुआ रहा होगा। यहाँ फॉरबिड है, इसका मतलब नेगेटिव में रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेवर सब जगह लिखा है, इसका मतलब नेवर वाला सही है। दूसरी चीज़ नेवर, ठीक है, ये आपका इम्पेरेटिव में ही लिए, नेवर ट्रस्ट योर रिलेटिव्स, नेवर ट्रस्ट माय रिलेटिव्स दिया गया था। नेवर ट्रस्टेड तो आपका नहीं होगा, V1 होना चाहिए। फिर नेवर ट्रस्ट योर रिलेटिव्स ये आपका दिया गया है, 3 हो सकते हैं अब। फिर आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ फॉरबिट से इसका मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, या रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो आपकी प्रेजेंट में रही होगी, तो प्रेजेंट इसमें है, इस वाले में भी है, तो ये तो थर्ड वाला चला ही गया था। लास्ट वाले में सैड है, तो ये आपका लास्ट वाला एलिमेंट हो रहा, 2 बचे हुए हैं, पहला और दूसरा। अब देखिए यहाँ पर, अब वंस की जगह देखिए, वंस किसी में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर जो दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहले वाले में बोला गया था माई टीचर सेज नेवर ट्रस्ट योर रिलेटिव्स था, और सेकंड में बोला गया था माई टीचर सेज नेवर ट्रस्ट माई रिलेटिव्स, तो ये वाला आपका गलत हो रहा है, आपका फर्स्ट वन सही हो रहा है। ठीक है, इसमें रिपल्सिव वर्ड का क्या करना था, एंटोनिम बताना था। रिपल्सिव का मतलब अनअट्रैक्टिव होता है, स्टेडफास्ट था, सुपरफ्लुअस था, प्लेजेंट था और होपलेस था। स्टेडफास्ट का मतलब आपका फिक्स होता है, टेनाशियस होता है, फर्म होता है आपका, और सुपरफ्लुअस का मतलब जो है एक तरीके से कहते हैं ना, एक्सेस किसी चीज़ की, अतिरिक्त को क्या कहेंगे, फजूल का, फिजूल। तो जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी तो उसे फिजूल कहते हैं, तो वही फिजूल वाला हो जाएगा। प्लेजेंट का मतलब आपका सुखद हो जाएगा, और होपलेस का मतलब जो है आपका निराशापूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट होगा रिपल्सिव अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, रिपल्सिव का मतलब अनअट्रैक्टिव होता है, तो आपका करेक्ट प्लीजेंट हो जाएगा। पैसिव बताना था, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। सुधा वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, वॉज राइटिंग से पता चल रहा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वॉज होगा, वर होगा, उसके साथ बीइंग होगा, थर्ड फॉर्म होगी, तो देखना है बीइंग थर्ड फॉर्म। वर बीइंग होता चाहिए था, यहाँ नहीं है, वर बीइंग है, बट यहाँ पर अ लेटर के साथ आपका वर नहीं चलेगा, तो ये आपका गलत हो चुका है। यहाँ पर देखिए बीइंग नहीं है, तो ये आपका गलत है। इसमें वॉज बीइंग रिटन भाई है आपका, तो ये फोर्थ आपका सही हो रहा है। वन वर्ड बताना था यहाँ पर, समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल और लिटिल हो, फ्यू कहेंगे, टाइनी कहेंगे, थिन कहेंगे, स्लेंडर कहेंगे। फ्यू मतलब थोड़ा होता है, टाइनी मतलब छोटा होगा, नन्हा होगा, तो आपका करेक्ट बन जाएगा। थिन का मतलब आपका पतला होता है, स्लेंडर मतलब भी आपका पतले होता है। पैसेज पर आता है, तो पैसेज दिया गया था, अ ग्रेट फायर डैश इन लंडन इन 1666 विच डैश द सिटी एंड मेड अराउंड 1 lakh पीपल होमलेस, दिस फायर इज said to have begun in the pudding lane, it dashed through the crowded streets and wooden houses. However, after the fire, London was dashed with the wider streets and improved water supplies. New buildings were dashed using bricks instead of wood. ये दिया गया था। थीम समझ में आ गया कि फिलअप पर आते हैं। तो पहले वाले नंबर के लिए फिलअप बताना था। ग्रेट फायर डैश इन लंदन, 1666 में लंदन में बहुत ही भयंकर आग लगी। क्या होगा, ब्रोक इन, ब्रोक आउट और ब्रोक एट। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब 2 हैं यहाँ पर, एक ये है एक ये है, बाकी फ्रेजल वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब आपका तोड़ना सेंस होता ही है,
तो यहाँ पर दो जो फ्रेजल वर्ब हैं या ब्रेक इन है या ब्रेक आउट है, तो ब्रेक इन ब्रेक आउट्स में से दोनों को एक करेक्ट है। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर इनटू समवंस हाउस फोर्सफुली, और जो ब्रेकआउट का होता है इसका मतलब क्या होता है? वॉर या फिर आग या कोई और चीज़ जो एकदम से अचानक से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका ब्रोक आउट हो जाएगा। अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन 1666 में। फिर बोला गया था डैश विच डैश द सिटी एंड मेड अराउंड 1 लाख पीपल होमलेस। तो जिसने सिटी को क्या किया? आप जाहिर सी बात है, आग लगी होगी तो सिटी को क्या कर दिया होगा? बर्बाद कर दिया होगा, तबाह कर दिया होगा। तो पहला था डिस्ट्रॉयड कर दिया, स्मैश्ड कर दिया, शैटर्ड कर दिया, डिमोलिश्ड कर दिया। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड कर दिया पहला आपका। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है? स्मैश्ड का मतलब आपका जो है चकनाचूर करना। शैटर्ड का मतलब थका हुआ सेंस में भी होता है। डिमोलिश का मतलब जो है गिरा देना सेंस में होता है। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रॉयड कर दिया था सिटी को। गिरा देना सेंस का मतलब जो आपका ये था, डिमोलिश का मतलब ध्वस्त करना सेंस। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में था दिस फायर इज सैड टू हैव बिगन इन अ पुडिंग लेन। ऐसा बोला जाता है, पुडिंग लेन से स्टार्ट हुई थी। इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउसेस। तो ये क्राउडेड स्ट्रीट से होकर वुडन हाउसेस तक डैश हुई। थ्रू लिखा है, इसका मतलब वर्ब आएगी। इट डैश, इट ग्लाइडेड थ्रू, फिसल गई। इट कैरीड थ्रू, कैरीड थ्रू का मतलब क्या होता है? कैरी थ्रू का मतलब होता है टू कंप्लीट सक्सेसफुली समथिंग, कोई चीज़ कंप्लीट करना सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है। स्वेप्ट थ्रू का मतलब फैलना सेंस में होता है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से वो फैल गई। ठीक है, पुल्ड का मतलब क्या होता है? खींचना होता है, तो आपका जो करेक्ट होगा आपका स्वेप्ट थ्रू हो जाएगा। 24th में आते हैं, तो इसमें बोला गया था हाउएवर आफ्टर द फायर के बाद में लंदन वॉज डैश विद वाइडर स्ट्रीट्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई। इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई कर दिया गया। तो क्या किया गया था? वॉज रिबिल्ड किया गया था, इनोवेटेड किया गया था, मॉडल्ड किया गया था और रेस्टोर्ड किया गया था। तो आपका करेक्ट जो होगा वो आपका दोबारा बसाया गया था, यानी रिबिल्ड किया गया था। इनोवेटेड का मतलब क्या होता है? नवीनीकरण करना। और मॉडल का मतलब मॉडल से बना हुआ है आपका। ठीक है, तो रेस्टोर का मतलब जो है किसी चीज़ को वापस उसी पुनर्स्थापित लाना करना सेंस में होता है। और जो लास्ट है हमारे पास वो बचा हुआ है, वो दिया गया था न्यू बिल्डिंग्स वर डैश यूजिंग ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ वुड। तो वुड की जगह पर नई बिल्डिंग जो बनाई गई तो उसमें क्या यूज़ किया गया था? सॉरी, न्यू बिल्डिंग्स वर डैश यूजिंग ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को यूज़ किया गया था वुड्स की जगह पर। ऑर्गेनाइज की गई थी, इरेक्टेड की गई थी, फैब्रिकेटेड की गई थी, लोकेटेड की गई थी। ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित की गई। इरेक्टेड मतलब निर्माण करना और खड़ी करना, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी की गई, तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है। फैब्रिकेटेड का मतलब आपका जो है कुछ चीज़ें जो है जोड़ जाड़ के कोई चीज़ निर्मित करना सेंस होता है। लोकेटेड का मतलब भी स्थित होता है, तो आपका नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका सेकंड वन था।